Welcome to all. Myself, Mayank Kumar Singh. The course name is Fundamental of Economics and Financial Market. This is a Module 7, Lecture 32, and the topic which will be discussed today, the measurement and problem of in national income. नेशनल इनकम को जब हम मेज़र करते हैं तो उसमें मेज़रमेंट के मेथड्स क्या हैं और साथ ही साथ प्रॉब्लम क्या है, हम इन्हें आज डिस्कस करेंगे। तो जो विषय आज हम चयन किए हैं उसमें जो टॉपिक है विच कवर टुडे इज़ नोन एज अ फर्स्ट द डिफिनीशन ऑफ नेशनल इनकम, द आफ्टर दैट द 2, 3 and 4 these are the methods of a national income. After that the problem of measurement in a national income, and the last one is the importance or a significance of a national income analysis in a particular national biased or a particular in the frame or the referencing in a particular nation. Then if we start with the definition of national income, तो हम ये देख सकते हैं कि नेशनल इनकम को डिफ़ाइन करने के लिए 3 तरह के इकोनॉमिक्सों के अप्रोच को हम देख सकते हैं। पहला अप्रोच जिसका है वो है मार्शल अप्रोच। हम आप सब जानते हैं कि जो पहली डिफिनीशन है वो है क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच या कन्वेक्शनल अप्रोच हम जिसे कहते हैं, उसमें हम मार्शल के अप्रोच को पढ़ते हैं। पहले हम आप सब जानते हैं मार्शल इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंस एंड द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स इन द नियो क्लासिकल रीजन, जिसकी वेलफेयर थ्योरी पढ़ाई जाती है, जिसने बताया कि अर्थशास्त्र में सिर्फ धन का अध्ययन नहीं, मानव कल्याण का भी अध्ययन होता है। ऐसी स्थिति में नेशनल इनकम की परिभाषा जो मार्शल ने दी, वो कहा कि द नेशनल इनकम एज द नेट एनुअल इनकम आर द रेवेन्यू ऑफ अ कंट्री विच इज़ रिजल्ट ऑफ अ कंट्रीज लेबर एंड द कैपिटल एक्टिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। कहने का मतलब ये है कि कोई भी देश में जो उत्पादन के जो संसाधन है, बेसिकली लेबर एंड द कैपिटल, वो सामूहिक प्रयास करके उस देश के रिसोर्स को यूटिलाइज करते हुए एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में वस्तुओं और सेवाओं का जो समग्र उत्पादन करते हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं का जो समग्र उत्पादन होता है, उसी को हम नेशनल इनकम कहेंगे। दिस इज़ अ अप्रोच ऑफ अ मार्शल। तो मार्शल का जो अप्रोच है ये अपने आप में एक बहुत ही बेसिक और फंक्शनल अप्रोच है नेशनल इनकम का, लेकिन दिस पर्टिकुलर डिफिनीशन हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर अ सेवरल रीज़न। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन है, इस डिफिनीशन की अपनी कुछ बुराइयां हैं, जिन्हें अगर हम समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं। द फर्स्ट इज़ इट्स डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट द करेक्टली ड्यू टू द वैरीड कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले हम वस्तुओं और सेवाओं जिनको हम शामिल करते हैं नेशनल इनकम में, तो किसी भी देश में किसी भी परिस्थिति में आज हम ये देखते हैं कि जो वस्तुओं की और जो सेवाओं का जो प्रकार है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। देयर इज़ अ हेट्रोजिनिटी इन अ नेचर ऑफ अ गुड्स एंड द सर्विसेज। तो उनके एग्रीगेशन की समस्या होती है कि हम उन्हें किस प्रकार जोड़ें। जो दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो है देयर इज़ अ चेंज इन अ डबल काउंटिंग। माने हम डबल काउंटिंग भी हो सकती है, माने एक ही चीज़ की गणना 2 बार हो सकती है। जैसे मान लिया कि अ पर्टिकुलर फार्मर इज सेल द वीट फ्लोर इन अ पर्टिकुलर बेकर्स। अगर कोई भी एक किसान है वो गेहूं का आटा किसी को बेचता है, अगर वो 20,000 रुपये का आटा वो बेकर्स को बेचता है और बेकर उसे जो है 40,000 रुपये का कोई प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचता है, तो अगर हम बात करेंगे नेशनल इनकम की, अगर हमने 20 और 40 जोड़ दिया देन द नेशनल इनकम इज़ 60,000, लेकिन एक्चुअल जो नेशनल इनकम इज़ 40,000, क्योंकि जो 20,000 जो किसान के द्वारा बेचा गया जो हिस्सा है वो इंटरमीडिएटरी गुड्स का काम करेगा फॉर अ पर्टिकुलर बेकर्स के लिए। तो दिस इज़ अ डिफ़िकल्टी ऑफ द डबल काउंटिंग। इट्स इग्नोर्स द प्रॉब्लम ऑफ द स्केर्स रिसोर्सेज। जो दुर्लभ संसाधन होते हैं उनको ये इग्नोर करता है, उनको वो ऐड नहीं कर सकता। इट्स रिस्ट्रिक्टेड द इकोनॉमिक्स टू ओनली एनालाइज द मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन वेलफेयर। जो ह्यूमन वेलफेयर की जो बात होती है, जैसे मान लिया कि कभी कभी हम कुछ ऐसी वस्तुएं और सेवाएं भी करते हैं जो कल्याण के लिए काम करती हैं, लेकिन उसे मार्शल की डिफिनीशन में नहीं जोड़ा जा सकता। इट्स डज नॉट प्रोवाइड अ क्लियर लिंक बिटवीन द एक्विजेशन ऑफ द वेल्थ एंड वेलफेयर। वेल्थ और वेलफेयर के साथ नेशनल इनकम के बीच एक लिंक जो होना चाहिए, जो आपस में इन दोनों का जो संबंध है, वो भी मार्शल के डिफिनीशन से बहुत अच्छे तरीके से समझा नहीं जा सकता। इसलिए
हम जो अगले अप्रोच की तरफ चलेंगे उसे हम पीगू का अप्रोच कहेंगे। पीगू ने कहा कि द नेशनल इनकम इज अ पोर्शन ऑफ अ कम्युनिटीज आर अ कंट्री ऑब्जेक्टिव इनकम दैट कैन बी मेजर्ड इन अ मनी। पीगू ने कहा कि जो नेशनल इनकम है वो किसी भी विशेष समुदाय या किसी भी देश की वह इनकम है जिसे हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। जैसे पीगू ने यह भी कहा था कि आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जो मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। तो नेशनल इनकम की परिभाषा में पीगू ने यही दी कि नेशनल इनकम वह आय है, वह किसी भी देश की वह समग्र आय है जिसे हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। इसका मतलब गैर मौद्रिक आय माने ऐसी कोई आय जो बिना मुद्रा के, जिसमें मुद्रा का समावेश नहीं होगा, वह पीगू के हिसाब से नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होगा। दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ अ पीगू। जैसे बहुत सारे ऐसे अनडेवलपमेंट कंट्री होते हैं जहां बार्टर सिस्टम होता है, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली है, जहां वस्तुओं के का मेजरमेंट वस्तुओं के रूप में किया जाता है, तो वो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द पीगू। दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ पीगू। अब जो तीसरा अप्रोच है कन्वेक्शनल में, उसमें हम फीसर को पढ़ते हैं। तो फीसर ने कहा कि द नेशनल इनकम इज अ टोटल वैल्यू ऑफ द सर्विसेज रिसीव्ड बाय द कंज्यूमर्स एंड डिटरमाइंड बाय द एनुअल कंजम्पशन नॉट प्रोडक्शन। फीसर का जो अप्रोच है वो एक्सपेंडिचर अप्रोच हो सकता है, जिसमें उसने ये कहा कि हम किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में उन चीज़ों को सम्मिलित करते हैं जो उपभोग का हिस्सा हैं, उत्पादन का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब कि किसी भी देश में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो नेशनल इनकम है वो टोटल कंजम्पशन से डिराइव्ड होगा, टोटल प्रोडक्शन से डिराइव्ड नहीं होगा। जैसे मान लिया कि अगर कोई एक पियानो है जो 1975 में मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, बट वो उस साल के नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होगा, वो उस साल के नेशनल इनकम का हिस्सा होगा जब ये परचेज किया जाएगा किसी भी कंज्यूमर के द्वारा। अगर मान लिया कि ये 1975 में बना लेकिन ये परचेज या सेल हुआ 1977 में, तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ नेशनल इनकम इज 1977, नॉट द पार्ट ऑफ अ 1975। तो दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ अ फीसर अप्रोच। अगर हम तीनों अप्रोच को कंसीडर करें तो हम ये देखेंगे कि जो मार्शल का अप्रोच है वो प्रोडक्शन वैल्यू एड अप्रोच है, अगर पीगू के अप्रोच की बात करेंगे तो वो इनकम अप्रोच है, और अगर फीसर अप्रोच की बात करेंगे तो वो एक्सपेंडिचर अप्रोच को हम कह सकते हैं। अगर हम नए तरीके से मॉडर्न अप्रोच में देखना चाहें नेशनल इनकम के मेजरमेंट को, तो हम उसे आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। लेकिन अभी हम कन्वेक्शनल अप्रोच को पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स टू मेजरिंग द नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि तीनों परिभाषाओं को जानने के बाद अब हम ये समझ गए हैं कि दीज द डिफिनीशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ एक्सपेंडिचर इनकम एंड प्रोडक्ट मेथड्स। तो नेशनल इनकम इज अ वैल्यू of aggregate output of a different sectors during a certain time period. In other word, it's a flow concept. अभी हमने पिछले वीडियो में फ्लो और स्टॉक कॉन्सेप्ट को समझा है, तो इसका मतलब नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। इट मीन्स इट्स मेजर ड्यूरिंग अ पीरियड, ये किसी समय विशेष में मापा जाएगा। तो इन अदर वर्ड इट्स अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर ईयर। Thus, the measurement of national income is become important. It is simplified economy. The aggregate consumption by the household of an economy is equal to the aggregate cost expenditure on goods and the services produced by the firm in an economy. This is the equation equilibrium. इसे भी हमने अभी पिछले लेक्चर में देखा कि equilibrium is also a important and the significance terminology we used in a national income accounting. If you want to estimate the aggregate value of goods and the services produced in a particular year, we can measure the national income with the three different methods. अगर हम नेशनल इनकम को मापना चाहते हैं तो हमारे पास तीन तरह के मेथड होते हैं जिनसे हम नेशनल इनकम को माप सकते हैं। जो सबसे पहला मेथड है हम उन्हें प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। द प्रोडक्ट एंड द वैल्यू एडेड मेथड में वी एड द वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड आर अ सर्विसेज rendered by a different sector of a economy during a particular year in order to calculate the national income.
प्रोडक्ट मेथड में जो नेशनल इनकम है उसको एग्रीगेट या जोड़ने का तरीका ये है कि उस देश में या उस पर्टिकुलर टेरिटरी में एक साल में जो हमारे रिसोर्स हैं, लेबर और कैपिटल, उनको हम बेटर यूटिलाइज करते हुए, उनको रिफॉर्म करते हुए, उनको हम प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हुए उस पर्टिकुलर ईयर में जो वस्तुओं और सेवाओं का जो हम समग्र उत्पादन करते हैं, हम उसे नेशनल इनकम कह सकते हैं। इन दिस मेथड वी इंक्लूड ओनली द वैल्यू एडेड बाय ईच फर्म इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस इन द आउटपुट। इसका मतलब ये है कि इसमें हम जो प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं, कोई भी प्रोडक्शन एक ही स्तर पर नहीं होता, वो कई स्तरों पर होता है। माने देयर इज अ नंबर ऑफ स्टेप टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर थिंग। जैसे मान लिया कि हम कोई भी चीज़ का उत्पादन करते हैं, जैसे मान लिया हम आटे का उत्पादन करते हैं, तो वो सीधे सीधे नहीं होगा। पहले वी जस्ट डिमांड द नीड वीट फ्रॉम द फार्मर, अब उसके बाद एक चरण होगा, दूसरा चरण होगा। तो जरूरी नहीं कि किसी भी उत्पादन में 2 चरण हो तो किसी और उत्पादन में भी 2 ही चरण हो। देयर इज अ हेट्रोजिनिटी इन अ स्टेप इन अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो वैल्यू एडेड मेथड में हर प्रोसेस, हर स्टेप पर जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन में जो वैल्यू ऐड हुई, हम उसे सम करते हैं। इट्स नोन एज अ वैल्यू एडेड मेथड। द वैल्यू एडेड आउटपुट ऑफ ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एट द GNP इज अ फैक्टर कास्ट फॉर ओपन इकोनॉमी। वैल्यू एडेड मेथड में यदि हम वस्तुओं का जो समग्र होता है उसे हम ग्रास नेशनल प्रोडक्ट और फैक्टर कॉस्ट भी कह सकते हैं। ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज नथिंग बट द वैल्यू एडेड सम ऑफ ऑल द गुड्स एंड द सर्विसेज विच प्रोड्यूस्ड बाई द पर्टिकुलर country as well as transfer payment from the abroad। विदेश से आने वाले आय और उस देश के अंदर जो उत्पादन हो रहा है उसको अगर हम प्रोडक्शन मेथड से ऐड कर दें तो वैल्यू एडेड मेथड में हम उसे GNP एट फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। However, this method is unscientific as it add the value of only those goods and services that are sold in a market are available for a sale in a market। लेकिन ये मेथड उस समय इनसिग्निफिकेंस हो जाता है जब हम उन्हीं वस्तुओं को इसमें ऐड करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। जो वस्तुएं मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं उन वस्तुओं को हम इसमें ऐड नहीं करते, इसलिए ये मेथड अपना जो महत्व है वो खो देता है। लेट अस सपोज दैट देयर आर ओनली 2 काइंड ऑफ प्रोड्यूसर इन अ इकोनॉमी। दे आर व्हीट प्रोड्यूसर आर द फार्मर एंड देयर इज अ ब्रेड मेकर आर द बेकर्स। मान लिया हम अपने उदाहरण को, हम वैल्यू एडेड मेथड को ठीक तरीके से समझने के लिए अगर हम एग्जाम्पल का सहारा लें तो हम ये कह दें कि हमारे पास 2 ही सेक्टर हैं, हमारे पास 2 ही प्रोड्यूसर हैं। पहला एक है फार्मर जो सप्लायर है व्हीट फ्लोर का, और एक जो है वो ब्रेड मेकर है जो सप्लायर है ब्रेड का। तो ऐसी स्थिति में जो ब्रेड मेकर है उसे रॉ मटेरियल के रूप में व्हीट फ्लोर की ज़रूरत होगी जिसे वो फार्मर से बाई करेगा, और फार्मर उस बेकर को, उस ब्रेड मेकर को अपने व्हीट फ्लोर को सेल करेगा। द बेकर्स डोंट नीड एनी अदर रॉ मटेरियल बिसाइड्स व्हीट आर प्रोड्यूस ब्रेड। यहाँ हम एक मान्यता ले लेते हैं कि वो जो ब्रेड मेकर है उसे व्हीट फ्लोर के अलावा किसी और भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लेट अस सपोज दैट इन अ ईयर द टोटल वैल्यू ऑफ व्हीट दैट द फार्मर है प्रोड्यूस इज 100 रुपी। अब यहाँ हम ये मान लेते हैं कि जो फार्मर है वो एक साल में जो गेहूं का उत्पादन करता है वो 100 रुपये का गेहूं का उत्पादन करता है, और उसमें से 50 रुपये वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए अपने पास रख लेता है एंड सेल ऑफ द 50 रुपीज़ व्हीट इन अ मार्केट। और 50 रुपये जो उसके बच गए, जो 50 रुपये मूल्य के जो गेहूं हैं वो उसे बाजार में बेच देता है। एंड द ब्रेड मेकर इज बाई द 50 rupee wheat from the farmer and just produce the bread with the value of 200, और उससे ब्रेड बनाता है जिसका कुल मूल्य 200 रुपये है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम फार्मर के प्रोडक्शन को देखें जो 100 रुपये है और जो ब्रेड का प्रोडक्शन जो 200 रुपये है, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो दिस इज नोन एज अ नेशनल इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री एंड इट्स नोन एज अ 300। बट यहाँ अगर हम देखेंगे तो देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। यही है यहाँ प्रॉब्लम डबल काउंटिंग की। अब अगर हम ध्यान दें तो हम ये पाएंगे कि जो बेकर्स ने जो 200 रुपये वैल्यू के जो ब्रेड बनाए,
दरअसल उसमें 50 रुपये जो रॉ मटेरियल यूज़ किया वो ऑलरेडी हमारा एग्रीगेट है द प्रोडक्शन ऑफ फार्मर का। तो ऐसी स्थिति में जो 50 रुपये हैं वो माइनस हो जाएंगे द टोटल वैल्यू ऑफ ब्रेड मेकर। जो ब्रेड मेकर ने जो चीज़ें बनाई हैं उसकी जो वैल्यू है उसमें हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 50 रुपये एज अ इंटरमीडिएटरी गुड्स। तो 200 माइनस 50 इज अ 150 एंड द 100 रुपी इज अ प्रोडक्शन ऑफ अ wheat by the farmer, then the 150 and the 100 is known as a 250. So this is a process of the value added method. In term that is used to denote here the net contribution made by a firm is called its value add. तो जो नेट कंट्रीब्यूशन है 150 इज अ वैल्यू एड इन अ अनदर प्रोसेस ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। मैंने पहला जो प्रोसेस है, जो पहला स्टेप है प्रोडक्शन का, वो गेहूं का उत्पादन, और जो दूसरा प्रोसेस है वो है ब्रेड का उत्पादन। तो ब्रेड के उत्पादन में दूसरे चरण में जो वैल्यू ऐड हुई है वो है 150 रुपये। वी हैव सीन दैट द रॉ मटेरियल दैट अ फर्म बाइज फ्रॉम द अनदर फर्म which are completely used in a process of production are called intermediary goods। हमने पिछले लेक्चर में इंटरमीडिएटरी गुड्स की परिभाषा को ठीक तरीके से समझा है। तो जो भी इनपुट बेकर्स के द्वारा इस्तेमाल किया गया विच इज़ बाई फ्रॉम द फार्मर इज नोन एज अ इंटरमीडिएटरी गुड। तो इस टेबल में हम देख सकते हैं कि द टोटल प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाई द फार्मर इज 100 रुपी, बट फार्मर ने कोई इंटरमीडिएटरी गुड्स यूज़ नहीं की, तो द इंटरमीडिएटरी गुड्स सेल इज 0। तो जो टोटल वैल्यू ऐड हुई फार्मर के स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में इज 100 रुपी। नाउ द सेकेंड स्टेप ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस इज अ ब्रेड मेकर। ब्रेड मेकर ने जो टोटल प्रोडक्शन किया द वैल्यू इज 200, बट द ब्रेड मेकर इज यूज द इंटरमीडिएटरी गुड्स ऑफ अ 50 रुपी, देन इट्स सब्सट्रैक्ट from the 200 and it's known as a 150. Then the 150 is a value added in a second process of production, and the add is 250 is a total value added national income through the value added method. A problem of a production method, value added method की समस्या क्या है? पहला, सर्विसेज ऑफ अ फैमिली पर्सन। मैंने ऐसी कोई सेवा जो बिना मुद्रा के की गई है उसे हम ऐड नहीं करते। जैसे मान लिया कि एक फादर है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, उसके लिए वो कोई पैसा नहीं ले रहा, लेकिन अगर एक ट्यूशन टीचर आएगा उसके लिए वो उसे पैसा देगा, तो वो नेशनल इनकम का हिस्सा है, लेकिन फादर के द्वारा की गई सेवा नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है। जैसे मान लिया कि अगर किसी भी घर में कोई जो लेडीज़ है वो खाना बना रही है, माँ है, पत्नी है, बहन है, अगर वो खाना बना रही है तो उसके लिए वो कोई भी पैसा नहीं ले रही, लेकिन अगर उसकी जगह हम कोई एक मेड रखें जो खाना बनाए तो उसके लिए हम उसे पेमेंट देंगे। तो जब हम किसी भी सर्विस के लिए पेमेंट देंगे तो वो इनकम का हिस्सा होगा, लेकिन अगर हमने ऐसी कोई सर्विस ली जिसके लिए हमने कोई पेमेंट नहीं दिया तो वो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होगा। तो दिस इज अ फर्स्ट प्रॉब्लम इन अ प्रोडक्ट मेथड आर वैल्यू एडेड मेथड। डिफिनीशन आर द इंटरमीडिएट एंड द फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स की जो डिफिनीशन है वो कभी कभी भ्रामक हो जाती है, कभी कभी देयर इज़ अ बायसनेस, हमें समझ में ही नहीं आता कि कौन वस्तु इंटरमीडिएटरी है, कौन वस्तु फाइनल गुड्स है। तो ऐसी स्थिति में प्रोडक्शन मेथड में हम उसे एग्रीगेट नहीं कर पाते। इनलीगल एक्टिविटी, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी होती है जो इनलीगल होती हैं, जैसे जुआ खेलना, जैसे जुआरियों द्वारा जो प्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है उसमें भी इनकम किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, लेकिन वो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं हो सकता। डिप्रिसिएशन, जो मशीनों में जो कैपिटल गुड्स होते हैं, हमने बात की है कि कैपिटल गुड्स में उनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस को कई साल तक सपोर्ट करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में देयर इज़ अ नीड टू रिपेयर द पार्ट और रिप्लेस द पार्ट। तो वो जो डिप्रिसिएशन है वो प्रोडक्ट मेथड में हमें ज़्यादा तरीके से हम उसे कैलकुलेट नहीं कर पाते। इनटेंजिबल कंज्यूमर सर्विस, मैंने ऐसी कंज्यूमर सर्विस जो इनटेंजिबल है, जिसे हम देख नहीं सकते, वो हम ऐड नहीं कर सकते। जैसे मान लिया कि किसी डॉक्टर की सर्विस, जैसे मान लिया किसी संगीतकार की सर्विस, टीवी में देखेगा एंटरटेनमेंट, फिल्म की सर्विस, तो इसे हम जोड़ नहीं पाते, ऐड नहीं कर पाते। कैपिटल गेन, यदि मान लिया कि वी जस्ट बाई अ शेयर एंड जस्ट सेल इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड जस्ट ऑन सम सरप्लस मनी, जिसे हम कैपिटल गेन कहते हैं, वो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं माना जाता है। दूसरा जो मेथड है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। दिस इज अल्टरनेट वे ऑफ अ एक्सपेंडिचर मेथड। इन दिस मेथड
we just calculate the national income by the expenditure of a particular firms or the household in their economic activity. एक्सपेंडिचर जो मेथड है उसमें हम जो सेक्टर्स होते हैं, जितने भी तरह के सेक्टर इकोनॉमी में है, जितने भी इकोनॉमिक एजेंट हैं, वो जो खर्च करते हैं या तो कंजम्पशन के लिए खर्च करें और इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस जो वो खर्च करते हैं, उन सारे एक्सपेंडिचर को ऐड करके हम नेशनल इनकम एग्रीगेट करते हैं या हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लिया अगर हम पिछला उदाहरण ही लेते हैं बेकर्स और फार्मर का, देन द 50 रुपी द वर्थ ऑफ अ व्हीट विच द बेकर्स बाई फ्रॉम द फार्मर, माने 50 रुपये वो खर्च करता है, एक्सपेंडिचर में वो काउंट होगा जब वो फार्मर से 50 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदता है। तो दिस इज अ एक्सपेंडिचर ऑफ अ ब्रेड मेकर टू परचेज द व्हीट, देन द 50 is a expenditure by the baker and just produce the worth of the 200 of the bread and it's a consumed by the consumer, consumed by the market consumers, और जो मार्केट कंज्यूमर है वो 200 रुपये दे के उस ब्रेड को खरीदेंगे। देन द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंज्यूमर्स in a market is 200, then the 200 and the 50 is known as a 250। आप यहाँ देखेंगे कि मेथड चाहे जो भी हो लेकिन नेशनल इनकम की वैल्यू सेम है। प्रोडक्ट मेथड में भी ये 250 है और एक्सपेंडिचर मेथड में भी ये 250 है, बट इट मीन्स द नेशनल इनकम डजेंट चेंज बट द मेथड is inquire the separate concept and the methodology to adding this। Firm I, जैसे इसे हम और विस्तार से देखें तो firm I can make a final expenditure of a final account, the final consumption expenditure on a goods and services produced by a firm। माने जैसे हम जो देश में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं, वो उस देश में जो फर्म जो प्रोडक्शन करती हैं गुड्स और सर्विसेज का, उसमें जो कंजम्पशन करते हैं, तो पूरे देश के संदर्भ में हम उसे कैपिटल CI कह सकते हैं। द कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर इन ऑल द प्रोडक्शन गुड्स विच द फर्म I प्रोड्यूस्ड। बी फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल I माने वो फर्म जो I है, आइथ फर्म है, उसके द्वारा जो एक्सपेंडिचर हुआ उसे हम आइथ फर्म कह दें। और एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी भाई खर्च करती है चीज़ों को खरीदने में, गवर्नमेंट भी PUCs चलाती हैं, कंपनी चलाती है, गवर्नमेंट ऑल्सो रन सब सर्विसेज। तो फॉर द पर्पज दैट द गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन अ मार्केट फॉर परचेजिंग एंड द सेल द गुड्स एंड द सर्विसेज। तो ऐसी स्थिति में जो गवर्नमेंट खर्च करती है इज नोन एज अ GI। और साथ ही साथ अगर ओपन इकोनॉमी है तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। यदि मान लिया कि हमारे निर्यात ज़्यादा हैं और आयात कम है तो खर्चे हम कम कर रहे हैं, हमारे वस्तुओं पर ज़्यादा हो रहे हैं, तो देयर इज़ अ इनफ्लो ऑफ मनी। और मान लिया कि हमारे आयात ज़्यादा हैं और हमारे निर्यात कम है तो दिस इज़ अ आउटफ्लो ऑफ मनी। तो इट्स ऑल्सो एड इन अ एक्सपेंडिचर मेथड। तो ऐसी स्थिति में जो फाइनल नेशनल इनकम होगी वो होगी CI प्लस II प्लस GI प्लस X माइनस M। तो दिस इज़ अ टोटल नेशनल इनकम। अब एक्सपेंडिचर की अपनी डिफ़िकल्टीज़ है, अपनी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारा की सर्विसेज करती हैं जो ऐड नहीं हो पाती। जैसे मान लिया कि गवर्नमेंट हमारे लिए हॉस्पिटल बनाती है, गवर्नमेंट हमारे लिए पुलिस की व्यवस्था करती है जिससे शांति बनी रहे, गवर्नमेंट जेल की खर्चे उठाती है। तो ये सब गवर्नमेंट सर्विसेज है, एक्सपेंडिचर है जो हम ऐड नहीं करते। ट्रांसफ़र पेमेंट, कई सारे ऐसे ट्रांसफ़र पेमेंट होते हैं, जैसे गवर्नमेंट हमें पेंशन देती है, सब्सिडी देती है, ग्रांट देती है, वो एक्सपेंडिचर का हिस्सा नहीं माना जा रहा। नॉन ड्यूरेबल यूज़ कस्टमर गुड्स, मान लिया कस्टमर कोई ऐसी चीज़ खरीद लिया जो एक बार खर्च किया लेकिन उसका उपयोग वो कई साल तक कर रहा है, तो वो एक्सपेंडिचर मेथड की डिफ़िकल्टी है। और पब्लिक एक्सपेंडिचर, बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे सड़क बनाना, पुल बनाना, और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी और सोशल सर्विस है जो गवर्नमेंट करती है, लेकिन वो एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं माना जाता। नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर का वही हिस्सा माना जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में यूज़ किया जाए। जो तीसरा बड़ा मेथड है उसे हम इनकम मेथड कहते हैं। इनकम मेथड इज़ अ मेथड विच इज़ सेड दैट कि द नेशनल इनकम इज सम ऑफ ऑल द इनकम्स ऑफ ऑल द प्रोडक्शन फैक्टर्स। जैसे मान लिया एक प्रोड्यूसर है, वो रिसोर्स मांग रहा है, डिमांड कर रहा है फ्रॉम द हाउस होल्ड्स। तो हम आप सभी जानते हैं कि इन वोकेबुलरी ऑफ इकोनॉमिक्स देयर इज़ अ 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योर।
हम इन्हें जो चीज़ें देते हैं, अगर हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी की ज़मीन ली तो उसके लिए हम रेंट देंगे, यदि हमने हायर किया लेबर तो हम उन्हें वेज देंगे, यदि हमने कहीं से पैसा लिया तो हम इंटरेस्ट देंगे, जो एंटरप्रेन्योर है उसे प्रॉफिट मिलेगा, कैपिटल पे हम इंटरेस्ट देंगे, और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें हम सैलरी देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो फैक्टर, जो रिसोर्स इन्वॉल्व हैं, उनको जो हम पेमेंट करते हैं तो वो इनकम मेथड में ऐड होंगे और उन सारे इनकम को हम जोड़ देंगे, तो इट्स नोन एज अ नेशनल इनकम। तो मान लिया कि लेट देयर इज अ एम नंबर ऑफ हाउस होल्ड इन अ इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में एम नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हैं। अब अगर मान लिया कि उसमें से WI रिसीव एज अ वेज, PI इज अ प्रॉफिट, IN इज अ इंटरेस्ट, तो अब यहाँ R इज अ रेंट, तो इन चारों को अगर हम जोड़ दें तो दिस इज अ नथिंग बट द GDP इन अ इकोनॉमी, द नेशनल इनकम इन इकोनॉमी इन अ इनकम मेथड। और हमने पहले ही कह दिया है कि सारे मेथड, जो तीनों मेथड हम पढ़ रहे हैं, ये मेथड तो अलग अलग हैं लेकिन जो इनका एग्रीगेट होता है ये एक डिफिनिशियल इक्वेशन है जो ये कहता है कि इन तीनों मेथड से अगर हम नेशनल इनकम ऐड करेंगे तो इन तीनों का जो इक्वल होगा, तीनों में जो हमारा नेशनल इनकम की वैल्यू आएगी वो तीनों मेथड में एक जैसी होगी। इनकम मेथड की भी अपनी प्रॉब्लम है। पहला, ओनर ऑक्युपाइड हाउस, जैसे मान लिया कि एक व्यक्ति है जिसका अपना घर है, उसके लिए उसे कोई आय नहीं मिलती है, लेकिन अगर उसी घर को किराए पे दे दे तो उसे आय मिलने लगेगी, तो ये नेशनल इनकम का हिस्सा हो जाएगा। तो देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी कि क्या ओनर के हाउस को इनकम मेथड में ऐड नहीं किया जाएगा, और जब वो रेंट पे दे देगा तो उसको ऐड करने लगेंगे, तो दिस इज़ अ प्राइमरी डिफ़िकल्टी। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, एक व्यक्ति अगर एक फैक्ट्री लगाया है और उसमें वो खुद काम कर रहा है, इसके लिए वो कोई सैलरी नहीं लेगा, कोई वेज नहीं लेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन अगर वहीं पर किसी दूसरे आदमी से काम कराएगा तो उसको वो इनकम देगा, तो वो नेशनल इनकम का हिस्सा होगा, लेकिन खुद काम कर रहा है तो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होगा। गुड्स मींट फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, वो वस्तुएं जो हम खुद के लिए रख लेते हैं वो इनकम मेथड का पार्ट नहीं होते। जैसे मान लिया कि अगर कोई एक व्यक्ति है प्रोड्यूस कर रहा है ब्रेड, और अगर वो एक ब्रेड का पैकेट खुद कंज्यूम कर ले तो वो इनकम मेथड का हिस्सा नहीं, क्योंकि उसे वो बेच नहीं पाएगा तो उसे इनकम नहीं मिलेगी, तो इनकम मेथड का ये पार्ट नहीं होगा। वेजेज एंड सैलरी पेड इन काइंड पेमेंट, कभी कभी कंपनियां जो है वेज और सैलरी मनी के रूप में न दे के सुविधाओं के रूप में देती हैं। जैसे मान लिया कि इफ़ यू आर इन अ हायर कैडर और आप ऑफिसर है किसी कंपनी में, तो सैलरी के अलावा कंपनी आपको घर देती है, आपको गाड़ी देती है, वो पैसे के रूप में पेमेंट नहीं कर रही, तो वो इनकम का हिस्सा नहीं हो सकती। तो दीज आर अ बेसिक डिफ़िकल्टी इन अ नेशनल इनकम मेजरमेंट। नेशनल इनकम जो मेजरमेंट है ओवरऑल डेवलपिंग कंट्री में, इसकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है? नॉन मोनेटाइज सेक्टर। जो डेवलपिंग कंट्री होती है उसमें सारे सेक्टर मोनेटाइज नहीं होते, कुछ गैर मौद्रिक क्षेत्र भी होते हैं जो असंगठित हैं, तो उन्हें हम ऐड नहीं कर पाते। लैक ऑफ ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें कोई ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन नहीं होता, कोई एक आदमी किसी एक ही चीज़ को नहीं बना रहा। एक किसान है वो गेहूं भी उगा रहा है, साथ ही साथ वो जूते भी बना रहा है, तो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो हम नेशनल इनकम को हमें कैलकुलेट करने में काफ़ी परेशानी होती है। इलिटरेसी, अशिक्षा भी ज़्यादा होती है डेवलपिंग नेशन में, तो लोग अकाउंटिंग नहीं रख पाते, चीज़ों को सही से लेखा जोखा नहीं कर पाते, तो इलिटरेसी। नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन, कभी कभी नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे रिलेटिव के बीच में, फ्रेंड के बीच में भी ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं, वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होते। और अंडर डेवलप कंट्री में डेटा का भी बहुत बड़ा अभाव होता है, जिससे हम मेजरमेंट नहीं कर पाते नेशनल इनकम का। अब हम देखें कि नेशनल इनकम जो एनालिसिस करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो नेशनल प्लानिंग, नेशनल पॉलिसीज़ जब बनती हैं तो यहाँ पर जो सरकारें पॉलिसी बनाती हैं तो उसमें वो ये देखती हैं कि उनके नेशनल इनकम का ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है, क्या स्थिति है, क्या वो एक इंक्रीजिंग पैटर्न है या वो डिक्रीजिंग पैटर्न है, तो वो उस तरीके की पॉलिसी बनाती हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग, और जब इकोनॉमिक प्लानिंग होगी, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल किस ट्रेंड में काम कर रहे हैं, क्या वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में, क्या वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो सरकारें उस हिसाब से इकोनॉमिक प्लानिंग करती हैं। रिसर्च में भी नेशनल इनकम का बहुत बड़ा रोल है। इफ़ द रिसर्चर जस्ट मेक टू रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल इन अ नेशनल इनकम एग्रीगेट, तो उसे डेटा की ज़रूरत होती है। तो नेशनल इनकम एनालिसिस इज ऑल्सो help in a research. Basic of a per capita income of a country in a universal level, always compare ki which is poor, which is richer. So the per capita income is a base and it's also a calculated in a national income. In the income distribution,
Income distribution is also concern of a particular nation or a group of nation कि the wealth concentration कहाँ है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या इनकम इनइक्विलिटी है, क्या इनकम इक्विलिटी है, तो ये भी नेशनल इनकम एनालिसिस से ही हम देख सकते हैं। तो इस पूरे लेक्चर में हमने नेशनल इनकम की परिभाषा, उनको मापने के तरीके, उनके मापने में आने वाली कठिनाइयाँ, उनके महत्व को समझा और जाना। आगे आने वाली स्लाइड में हम नेशनल इनकम के मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे और उनके मेजरमेंट की बात करेंगे और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।